दोस्तों नमस्कार। कोविड-19 के चलते जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है और ये नुकसान ना हो इसके लिए सभी विद्यालय अपनी ओर से कुछ न कुछ कर रहे हैं। इसी सिलसिले में श्री बीजी मिश्रा हिंदी विद्यालय की ओर से कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान विषय के लिए आज हम लेकर आया है कुछ बहुत ही अच्छी बातें जो आपको हमारे विद्यालय के शिक्षक श्री रवि सर बताएंगे और एक चैप्टर आपको समझाया जाएगा। तो निश्चित ही कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी है वो इसका लाभ जरूर ले, ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं रवि सिंह श्री बीजी मिश्रा विद्या संकुल की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि श्री बीजी मिश्रा विद्या संकुल के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य श्री मनीष देवकते सर जी ने आप लोगों को बताया कि कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से जो लोगों की पढ़ाई में समस्याएं आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसके सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ये बात किया गया है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू उनको पढ़ाया जाए ताकि उनका जो आदत है वो बना रहे और पढ़ाई खराब भी ना हो, सिलेबस भी है उसके हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम साइंस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट मैंने लिखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एजेंडा मैंने दिए हुए हैं। पहला एजेंडा है अबाउट साइंस एंड इट्स ब्रांचेस, मतलब विज्ञान क्या है और इसकी शाखाएं क्या होती है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि विज्ञान क्या होता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी विषय के सुनिश्चित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चाहे वो कोई भी विषय हो, किसी मैटर से रिलेटेड हो, परमाणु से रिलेटेड हो, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, एक एक शब्द एक एक विषय होता है। तो किसी भी विषय से संबंधित सुनिश्चित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये पहला टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। दूसरा यहाँ पर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब हिंदी में होता है तकनीक। नॉर्मली सब लोग शॉर्टकट भाषा में सिर्फ साइंस बोलते हैं, लेकिन ये पूरा सब्जेक्ट का नाम जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो तकनीक का मतलब क्या हुआ कि जो भी साइंस से या विज्ञान से आप सुनिश्चित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान ले रहे हो, उस ज्ञान का उपयोग करने की प्रक्रिया को हम लोग तकनीक कहते हैं, या फिर उस ज्ञान का उपयोग होना चाहिए और उपयोग करने के बाद जो भी हमारे सामने परिणाम आता है वो तकनीक होता है। अब हमारा ये दूसरा चीज क्लियर हो गया। इसके बाद हम आते हैं अबाउट साइंस एंड इट्स ब्रांचेस। अगर ब्रांचेस के बारे में आप बात करेंगे तो इसके 3 से 4 ब्रांचेस हैं। मैं लिखूंगा नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला होता है बायोलॉजी, लिख ही देता हूं। बायोलॉजी होता है, फिर एक होता है केमिस्ट्री, फिर एक होता है फिजिक्स और एक होता है एनवायरनमेंट। हम लोग जब बचपन में पर्यावरण की बुक पढ़ा करते थे तो हमें समझ में नहीं आता था ये बुक किस लिए दिया जाता था। ये इसीलिए दिया जाता था क्योंकि आगे चलकर हमें साइंस पढ़ना होता था। एक एक के बारे में समझते हैं। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान, फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण विज्ञान। तो साइंस के बारे में जाना, टेक्नोलॉजी के बारे में जाना। अब इसके 4 ब्रांचेस हैं, उसके बारे में समझते हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। इस विज्ञान के ब्रांच के अंदर, इस विज्ञान के शाखा के अंदर हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं कि वो प्रजनन कैसे करते हैं, उनसे संबंधित सारी चीजें, वो जनन कैसे करते हैं, पाचन कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, कितने प्रकार के जीव होते हैं, वनस्पति भी सजीव है, प्राणी भी सजीव है, बहुकोशिकीय सजीव, एक कोशिकीय सजीव, जल में रहने वाले सजीव, बहुत सारे जीवों के बारे में जो अध्ययन होता है वो बायोलॉजी में होता है और उसको बोलते हैं जीव विज्ञान। ये पहला हुआ। दूसरा यहाँ पर है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। किसी भी पदार्थ का निर्माण होना और नष्ट होना, किसी भी ऊर्जा का निर्माण होना और नष्ट होना, रासायनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो सब रासायनिक विज्ञान में हमें पढ़ना होता है। और कोई भी पदार्थ बन रहा है तो उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका गुणधर्म क्या है, दिखने में कैसा है, स्वाद में कैसा है, एसिड, बेस, लवण, ये सारी चीजों को जो है हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, यानी रसायन विज्ञान में, जिसमें 2 शाखाएं होती है। एक होता है कार्बनिक रसायन विज्ञान जो कार्बन से संबंधित होता है, और दूसरा होता है नॉन कार्बनिक रसायन विज्ञान जो कार्बन के अलावा के यौगिक होते हैं, उन सारे चीजों से संबंधित होता है। तो केमिस्ट्री 2 पार्ट, एक कार्बनिक रसायन विज्ञान, एक अकार्बनिक रसायन विज्ञान। ये केमिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तीसरा यहाँ पर आता है फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, यानी हम जहां रह रहे हैं, जहां जी रहे हैं। सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था।
फिजिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। हमारे आसपास रहे हुए भौतिक रूप से जो भी हमें दिखाई देता है, ऊर्जा है, परमाणु है, पर्यावरण से संबंधित जो भी चीजें हैं, बन कैसे रहा है, बिगड़ कैसे रहा है, ये सारी चीजें फिजिक्स में हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में, जिसमें क्वांटम फिजिक्स भी आता है, एटॉमिक फिजिक्स भी आता है, परमाणु के बारे में जानना, ये सब भौतिक विज्ञान की चीजें हैं। ये तीसरा हो। चौथा है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। हमारे आसपास रहे हुए आवरण या फिर जिस आवरण में हम अपने आप का अस्तित्व टिकाए हुए हैं, हम अपना जीवन जी पा रहे हैं, उस पूरे आवरण को पर्यावरण कहते हैं और उसके बारे में जानने के विज्ञान को पर्यावरणीय विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला था एजेंडा अबाउट साइंस एंड इट्स ब्रांचेस, इट्स कंप्लीटेड, ये यहाँ पर पूरा हुआ। इसके बाद आता है दूसरा सिलेबस डिस्क्रिप्शन एंड पेपर पैटर्न। ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर इस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप शायद अच्छे से पेपर का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। सिलेबस डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, टोटल जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का आता है एज पर एनसीईआरटी पैटर्न। बोर्ड हमारा गुजराती है, खाली पैटर्न ही एनसीईआरटी हो गया है। एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से पेपर हमारा 80 मार्क्स का आता है। अब इस 80 मार्क्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, हमारी जो बुक है उस बुक में टोटल हमारे पास चैप्टर कितने हैं, 16 चैप्टर है हमारे पास। 16 चैप्टर में से चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 केमिस्ट्री के हैं, यानी रसायन विज्ञान के हैं। फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 6 से लेकर 6, 7, 8, 9 ये फिजिक्स के हैं, सॉरी बायोलॉजी के हैं। फिर उसके बाद 14, 15, 16 यानी 14 से 16 जो हैं वो एनवायरमेंट के हैं, 3 चैप्टर। और कितना बचा, 10 से 13, सॉरी यहाँ 10 होगा, 6 से 10 और यहाँ 11 होगा, 11, 12, 13, 9 ही रहने दो। हाँ, 10 से जो 13 है वो है फिजिक्स के चैप्टर। अब देखो बुक में टोटल 16 चैप्टर, 1 से 5 केमिस्ट्री का है जिसमें रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ना है, 6 से 9 बायोलॉजी का है जिसमेमें जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना है, 10 से 13 फिजिक्स का है जिसमें भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ना है, 14, 15 और 16 ये तीनों चैप्टर एनवायरमेंट का है जिसपे पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। इसमें से आपको सबसे आसानी इसमें होगी क्योंकि ये वाला पोर्शन पूरा थियरी होता है, समझने लायक होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जहाँ पे आती है वो होता है ये केमिस्ट्री, जिसमें लोगों के ज्यादा मार्क्स कटने के भी समस्याएं आते हैं। उससे कैसे बचना है ये सारी चीजें हम अध्ययन करेंगे। पढ़ने का हमारा तरीका क्या होगा, हम चारों डिपार्टमेंट में से एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में से पहला पढ़ लिया, बायोलॉजी में से पहला यानी 6ठा, फिर फिजिक्स में से पहला यानी 10वां, फिर एनवायरमेंट में से पहला यानी 14वां। इस तरह से एक एक डिपार्टमेंट में से एक एक चैप्टर पढ़ना है। जैसा गुजरात बोर्ड हम लोगों को एक पत्रिका प्रोवाइड करती है कि कौन से महीने में कौन सा लेक्चर लेना है या कौन सा चैप्टर चलाना है, उसके हिसाब से। तो ये हमारा जो सिलेबस डिस्क्रिप्शन था ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है पेपर पैटर्न की बात। आप पेपर पैटर्न के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक्चुअल में हमारा जो पेपर आता है वो 80 मार्क्स का आता है। हमारे पास टोटल सेक्शन कितने होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और इधर मैं लिख देता हूं सेक्शन डी। सेक्शन ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन, यानी टोटल कितने मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स हो गए। सेक्शन ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, तो 10 क्वेश्चन तक हो गया 20 मार्क्स। सेक्शन बी में आ जाओ, सॉरी ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं और ये टोटल 16 होते हैं, यानी सेक्शन ए जो है वो 16 मार्क्स का हो गया। 1 मार्क्स के क्वेश्चन 16 क्वेश्चन, जिसमें खाली जगह आता है, सही गलत आता है, ऑप्शन वाले आते हैं और 1 शब्दों में उत्तर लिखो। इस तरह से 16 क्वेश्चन आते हैं 16 मार्क्स के। अब आ जाओ सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, जो टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन यानी टोटल कितने हो गए, 20 मार्क्स। सेक्शन बी जो है 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स हो गया। सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन होते हैं, तो 8 त्रिक 24, यानी सेक्शन सी टोटल कितना हो गया, 24 मार्क्स का हो गया।
सेक्शन डी जो है 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 5 चौक 20 मार्क्स हो गया। अब इसको जोड़ो 20, 24, 20, 16, ये जब आप पूरा जोड़ोगे तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 80 मार्क्स। तो इस तरह से हमारा पेपर डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है। सेक्शन ए 1 मार्क्स, सेक्शन बी 2 मार्क्स, सेक्शन सी 3 मार्क्स, सेक्शन डी 4 मार्क्स। जिस तरह से यहाँ पर आपको पेपर पैटर्न में बताया गया है सेक्शन वाइज, उसी तरह से अगर आप पढ़ाई करते हो तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, अभी जो 2020 में एग्जाम हुआ था मार्च में बोर्ड वालों का, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैथ का जो पेपर था हार्ड आया था। तो 2021 में जो आप लोग एग्जाम देने वाले हो उसमें 90% संभावना ऐसी है कि साइंस का पेपर हार्ड आ सकता है, क्योंकि दोनों में से कोई एक हर साल घुमाता रहता है। तो 90% संभावना ऐसी है कि साइंस का पेपर हार्ड आ सकता है। इसीलिए साइंस को आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे और उसको याद करने के सारे टेक्निक्स आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और ठीक है, अभी सिचुएशन ऐसी है तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, जब ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगी तब आप लोग को उसी तरीके से तैयारी भी करवाया जाएगा। दूसरी चीज, हम लोग यहाँ पर चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सेक्शन दिया हुआ है ना, इसी हिसाब से चैप्टर में से क्वेश्चन भी आएंगे। चैप्टर को भी डिवाइड किया गया है कि जैसे चैप्टर 1 है तो ये जो चैप्टर 1 है ये 2 मार्क्स के, इसमें से एक क्वेश्चन आता है और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो इसी तरह से सारे चैप्टर का डिवाइड भी किया हुआ है कि पहले चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, दूसरे में से कितने मार्क्स का आएगा, 15वें में से कितने मार्क्स का आएगा। ये सारी चीजें भी आप लोगों को पता रहेगी या फिर बता दिया जाएगा आप लोगों को, जिससे आप उस चैप्टर में से उसी हिसाब से तैयारी कर पाओ। तीसरी चीज ये है कि मैथ में जिस तरह से अभी इस साल प्रॉब्लम हुई, साइंस में उस साल प्रॉब्लम ना हो आने वाले समय में आप लोगों के लिए। इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा लेना है। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करने लगो। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब जो बताया जा रहा है ना, उसको सोचो और सोच के उसको यूटिलाइज करो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। चैप्टर 1 जो हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ स्टार्टिंग इसका, तो आप लोगों को एटलीस्ट ये क्लियर हो जाएगी इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। चलो, ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, एक रासायनिक समीकरण और एक रासायनिक अभिक्रिया। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मकसद ये है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। रासायनिक समीकरण वाला जो पार्ट है इसका नाम दे दिया मैंने पार्ट 1, इसका नाम दे दिया मैंने पार्ट 2। पहला वीडियो जो अभी आप लोग देखेंगे ये पार्ट 1 के लिए होगा, और दूसरा वीडियो जो है रासायनिक अभिक्रिया वाला ये पार्ट 2 वाले वीडियो में दिखाया जाएगा। 2 पार्ट में हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से आपको बताए जाने की कोशिश की जा रही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। रासायनिक समीकरण में हम पढ़ने वाले हैं समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, हीट एंड ट्रायल विधि क्या होती है, समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए, समीकरण का ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या लेना देना है, समीकरण का द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या लेना देना है, समीकरण होता क्या है, उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। ये सारी चीजों के बारे में हम रासायनिक समीकरण वाले पार्ट में पढ़ेंगे, जो हमारा पार्ट 1 है। अब अगर हमें ये समझ में आ गया कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे होता है, तो हमको रासायनिक अभिक्रिया वाले पार्ट पर जाना है। जब हमको रासायनिक समीकरण समझ में आया रहेगा तभी हमको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में मैं आपको बता दूं, पूरे इस वर्ल्ड में या पूरे ब्रह्मांड में 5 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है सामान्य रूप से, जिसमें से रासायनिक अभिक्रिया में एक होता है विस्थापन की अभिक्रिया, द्विविस्थापन की अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया। इन सारे 5 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में जानकर उनके एक एक उदाहरण को समझेंगे कि कैसे होता है और क्या होता है, और दैनिक जीवन में उसका क्या उपयोग है वो समझेंगे। लास्ट में हमारा एक टॉपिक बचेगा कि ऑक्सीडेशन का हमारे दैनिक जीवन में क्या असर पड़ता है। तो ऑक्सीडेशन का हमारे दैनिक जीवन में 2 प्रकार के असर को हमारे किताब में बताया गया है। एक बताया गया है विकृत गंधिता यानी कि रेंसिडिटी, और दूसरा हमें बताया गया है जंग लगना यानी रस्टिंग। ये 2 चीजों के बारे में बताया है जो ऑक्सीडेशन से संबंधित है। सो फाइनली अब हम अपना शुरू करेंगे चैप्टर 1, और नेक्स्ट आप देखते रहिएगा ध्यान से।